Hello student, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत चौथे भाग में बच्चों आपका जो है प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषता के अंतर्गत। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, किस प्रकार जो है प्रोफेसर रॉबिन्स ने परिभाषा दिया गया है प्रबंध के अर्थशास्त्र के बारे में। तो रॉबिन्स की परिभाषा के प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला देखिए बच्चों, मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानना। मतलब मनुष्य जो है एक विवेकशील प्राणी जिसको अपन आसानी से किसी भी कार्य को करा सके। असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के बीच उचित समायोजन करना एवं विवेकशील प्राणी मनुष्य को ही अपनी विश्लेषण का आधार मानकर परिभाषित दी जाती है। तो हमने देखे कि मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना गया है रॉबिन्सन ने, है ना। दूसरे देखते हैं, अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है। मतलब इसका रॉबिन्सन कहना है अर्थशास्त्र एक मानव का विज्ञान है। तो रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक मानव विज्ञान माना है। इसके अंतर्गत चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन किया जाता है, मतलब किसको क्या करना है ना, मानव विज्ञान होने के कारण। तीसरा है मानवीय व्यवहारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। मतलब किस प्रकार से मानवीय व्यवहारों का हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। तो रॉबिन्स की परिभाषा मानवीय व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन करती है कि मनुष्य में जो अर्थशास्त्र में मनुष्य की किसी विशेष क्रिया का नहीं बल्कि सभी क्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। मानवीय मतलब पूर्ण मनुष्य के द्वारा मनुष्य का। चौथा नाम भौतिक अभौतिक क्रियाओं में भेद ना करना। मतलब जो भौतिक है, जो दिखता नहीं दिखता, उसको में भेद नहीं करना, है ना। रॉबिन्स की परिभाषा जो है भावनिकता के भ्रम जाल में नहीं है फंसी है, अर्थात उन्होंने भौतिक तथा अभौतिक आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं में भेद नहीं किया है, दोनों समान बताया। रॉबिन्स का अगर देखेंगे अर्थशास्त्र का विस्तृत क्षेत्र, मतलब रॉबिन्स की परिभाषा ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को विस्तृत और सामाजिक दोनों ही प्रयत्न सम्मिलित किया है। और मानवीय साधन सीमित होने से भी प्रत्येक व्यक्ति के सामने, चाहे वह समाज में रहता हो या बाहर, चुनाव का प्रश्न रहता है। चाहे सही बात है, कोई भी चुनाव करने में सबसे दिक्कत होता है। इसलिए अब अर्थशास्त्र जो है वस्तु विनिमय में, मुद्रा विनिमय, व्यक्तिगत तथा सामाजिक आचरण में, समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में लागू होता है। इस प्रकार रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताएं बताया गया बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचनाएं। तो रॉबिन्स की परिभाषा की प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित। पहला आलोचना होता है, मतलब उसके बारे में कुछ कहा जाता है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। तो यहाँ पर बताया गया है रॉबिन्स जो है के अनुसार अर्थशास्त्र में बताया गया है, मतलब इसमें अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन सभी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है बोलता है जिसका संबंध सीमित साधनों एवं चुनाव की समस्या होती है। इससे अर्थशास्त्र का क्षेत्र इतना व्यापक हो जाता है कि इसके अंतर्गत मानव जीवन की सभी क्रियाएं आती हैं जिसका अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं होता, जैसे धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, इसका कहना है ना। दूसरा है साधन एवं साध्य के बीच अंतर स्पष्ट नहीं है। कौन साधन है, कोई साध्य, इसका कोई अंतर स्पष्ट नहीं है। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में साधन साध्य शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इनके बीच कोई अंतर स्पष्ट नहीं किया है। आलोचकों ने इसके अनुसार एक समय जो साध्य होता है वही दूसरे समय में साधन बनता है, दूसरा आलोचक उनका कहना है। तीसरा है उद्देश्यों के प्रति तटस्थ, मतलब निश्चय रहना। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को उद्देश्य के प्रति तटस्थ माना है, अर्थात अर्थशास्त्री को उचित या अनुचित विषय में कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन आलोचकों को मत है, मतलब दूसरे का कहना है कि अर्थशास्त्री जो है आर्थिक नीतियों की व्याख्या विश्लेषण करता है ना। अर्थात जो है अर्थशास्त्री उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं रह सकती, समानता नहीं हो सकती। चौथा देखेंगे परिभाषा है जटिल, मतलब कॉम्प्लेक्स। जो आलोचनाओं के अनुसार रॉबिन्स द्वारा दी गई जो है अर्थशास्त्र की परिभाषा अत्यंत जटिल है और जन सामान्य की समझ से परे होते हैं, इनका दूसरे का कहना होता है। पांचवा है अर्थशास्त्र विज्ञान के साथ साथ कला भी है। तो यहाँ पर आलोचकों के अनुसार प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मान लिया गया है, जो सही नहीं है। अर्थशास्त्र विज्ञान होने के साथ साथ कला भी आपको पढ़ें, क्योंकि इसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार रॉबिन्स की परिभाषा आपको कंप्लीट हुआ बच्चों, विशेषता और आलोचनाएं। अब देखते हैं विकास संबंधी परिभाषाएं। सैमुएल्सन जैसे आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की एक गतिशील परिभाषा दी है, सैमुएल्सन ने, है ना। सैमुएल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य तथा समाज किस प्रकार जो है मुद्रा द्वारा अथवा मुद्रा के बिना पैसे या है ना, पैसे के बिना विभिन्न जो है वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ साधनों का एक समय अवधि में प्रयोग करते हैं, मतलब उसके साधन के लिए
तथा किस प्रकार इनका वितरण समाज के विभिन्न लोगों और वर्गों में जो है वर्तमान और भावी जो भविष्य में उपयोग के लिए करते हैं। सिमुलेशन के अनुसार इस गत्यात्मक युग में मनुष्य की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती ही जा रही है। अभी समय देखते हैं हर कोई का जो है आवश्यकताओं पर बढ़ रहा है। अतः हमारी समस्या मात्र वर्तमान उपलब्ध साधनों के कुशलतम उपयोग तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उच्च जीवन स्तर पर प्राप्त करने की भी है। उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के नए नए साधन खोजने होंगे। इसके अतिरिक्त सिमुलेशन की परिभाषा में अर्थशास्त्र का संबंध न केवल दुर्लभ साधनों के एक निश्चित समयावधि में प्रयोग से होता है, बल्कि उनके भावी से भी होता है, भविष्य में जो आने वाला है ना। इस जो है उसके बाद देखेंगे विकास में परिभाषा की कुछ विशेषता यहाँ पर बताएं किस प्रकार विकास करना है। अर्थशास्त्र का संबंध जो होता है अर्थशास्त्र का संबंध सीमित जो है साधनों के वितरण तथा उपयोग से होता है। इस परिभाषा में न केवल साधनों के वितरण पर बल दिया जाता है, बल्कि उनके कुशलतम उपयोग पर भी बल दिया गया है, ताकि उच्च जीवन स्तर प्राप्त किया जा सके। मतलब कुशलतम उपयोग का पर भी बल दिया गया ताकि आगे बढ़ सके। दूसरा है, इस परिभाषा में न केवल संसाधनों के कुशलतम उपयोग की बात कही है कि बल्कि ये नए साधनों की खोज पर भी बल दिया जाए। साधन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नए चीज़ का भी उपयोग किया गया ताकि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। तीसरा देखें, यह परिभाषा जो है अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन को समय के एक निश्चित बिंदु के संदर्भ में नहीं दिखती, बल्कि समय अवधि के संदर्भ में लेती है। मतलब कार्य के अनुसार समय पर, अर्थात अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं के वर्तमान और भावी उत्पादन दोनों के में निर्धारण से होता है। तो इस प्रकार हमने देखी मानवीय संसाधनों के अंतर्गत जो है आपका विकास संबंधी परिभाषा है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र की सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ परिभाषा कहा गया है। प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रॉबिन्स तथा आधुनिक अर्थशास्त्रियों में से किसकी परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है, यह एक विवादास्पद विषय है। मतलब इसको कौन सा सही है कौन सा गलत इसको नहीं बता सकता। अब यह बात लगभग तय मान ली गई है कि एडम स्मिथ की परिभाषा जो है सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में नहीं आता। किसका नहीं आता बोला गया? एडम स्मिथ, क्योंकि एडम स्मिथ जो था कि धन केंद्रित विचारधारा की कड़वी आलोचना की है। एडम स्मिथ के ठीक विपरीत भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.के. मेहता की परिभाषा है। यह नीति शास्त्र एवं दर्शन की दृष्टि तो ठीक है, हम भारतवासी इस परिभाषा को उचित भी ठहराने का प्रयत्न कर सकते हैं, किंतु प्रोफेसर मेहता परिभाषा को विश्व स्तर पर मान्यता नहीं मिल पाई है। विश्व में ना उसकी परिभाषा की मुख्य आलोचना यह है कि यदि उनके दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाए तो आर्थिक प्रगति क्रम रुक जाएगा उनके द्वारा देखा। उसके बाद आता है प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा तर्क दृष्टि से अधिक वैज्ञानिक कही जा सकती है। आज एक व्यक्ति, एक फर्म और एक राष्ट्र के सामने सीमित साधनों से अपनी असीमित लक्ष्य को पूरी करने की समस्या है। मतलब कम साधन में अपने ज़्यादा सीमित जो है पूर्ण नहीं हो पाता। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री यही है कि यदि सभी व्यक्ति एवं राष्ट्रों के पास साधन असीमित है, मतलब पर्याप्त मात्रा हो, तो अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं होती। क्या करने उसकी ज़रूरत। तो अगला देखें आधुनिक जो अर्थशास्त्री ने मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषाओं को मिलाकर गतिशील परिभाषा देने का प्रयास किया गया है, किंतु उनमें प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स की मौलिकता का अभाव है। इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा में से ही कोई एक उत्तम कही जा सकती है। सरल और व्यवहारिकता के आधार पर प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा उत्तम कही जा सकती है, जबकि तर्क में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा श्रेष्ठ श्रेणी में ही आती है। तो हम नेक्स्ट भाग में देखेंगे बच्चों आपका जो मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा की तुलना। आज के बेटा गुड डे।